स्वागत दोस्तों, आगे चलो के सामने मोदी हमें चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भेजे गए 7 जजों को कर लिया गया अगवा दोस्तों, जिसके बाद ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगा दिया है आरोप। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों और कैसे राष्ट्रपति शासन लगाने की हो रही है एक बड़ी तैयारी, और 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में मौजूद रहेंगे अमित शाह दोस्तों। बताएंगे सारे मामले कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और क्या बन रही है पूरी पिक्चर, इसी के साथ में चलेंगे एक करके सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की एक बड़ी तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बाकी के कहने के बाद 7 न्यायिक अधिकारी यानी जुडिशियल ऑफिसर मालदा जिला पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे। मालदा वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है दोस्तों, मुस्लिम समाज के सबसे ज्यादा लोग मालदा जिले के अंदर रहते हैं। ऐसे में 7 न्यायिक अधिकारी बुधवार को मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर 3 महिलाएं थी। तभी वोटर लिस्ट में नाम काटने के विरोध में हजारों लोगों ने ऑफिस को घेर लिया। मालदा में लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन होता रहा। आपको बता दें कि नारायणपुर स्थित बीएसएफ कैंप के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया और सड़कों पर टायर जलाकर विरोध जताया गया दोस्तों। दोपहर 2 बजे न्यायिक अधिकारी मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और बीडीओ और न्यायिक अधिकारियों को बाहर नहीं जाने दिया गया। शाम 7 बजे तक यह आंदोलन चलता रहा दोस्तों। पूरी तरीके से ऑफिस को घेर लिया गया था और बंधक बना लिया गया था, इस तरीके का मामला सामने आया, जिसके बाद रात 11 बजे पुलिस सुरक्षा में अधिकारियों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है उपद्रवी कौन है। वोटर लिस्ट के नाम कटने को लेकर यह विरोध जताया जाता दोस्तों। ऐसे में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए राज्य के जो गृह सचिव है, डीजीपी है और जो कई बड़े अन्य आला अधिकारी हैं, उन सबसे रिपोर्ट मांगी गई है कि वे लोग 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए। इस मामले को लेकर अब जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी पर आरोप लग रहा था, यानी टीएमसी पर आरोप लग रहा था दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी ये आरोप एआईएमआईएम पर लगा रही है। दरअसल अपडेट ये है कि बीते दिन ये घटना होने के बाद ममता बनर्जी आज एक रैली को संबोधित कर रही थी दोस्तों, यानी भाषण दे रही थी। और भाषण के दौरान ममता बनर्जी कहती है कि हैदराबाद से कोई आया जिसे बीजेपी ने पैसे दिए आपको भड़काने के लिए, आपको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने सड़क जाम की और जजों का घेराव किया। इसका नतीजा क्या निकला? क्या आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए? यानी ममता बनर्जी सीधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी पर साध रही है दोस्तों। वो कह रही है कि हैदराबाद से कोई आया है जिसे बीजेपी ने पैसे दिए हैं और वो आपको भड़का रहा है। यानी एसआईआर के मामले पर मुस्लिम समाज के लोगों को हैदराबाद से आकर एक व्यक्ति भड़का रहा है, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया और 7 ऑब्जर्वर को बंधक बना लिया, जिसके कारण राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था को लेकर जो नाराजगी जता रहा है दोस्तों, ये एक ग्राउंड बन सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने का। ऐसे में ममता बनर्जी को भी पता है कि पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है बंगाल में कि चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यानी थोड़ा बहुत जो कंट्रोल ममता बनर्जी सरकार के पास है वो भी पूरी तरीके से छीन लिया जाए। ऐसे में ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है दोस्तों। साथ ही साथ ममता बनर्जी का ये कहना कि ऐसा करने से राष्ट्रपति शासन लगाने का इनको एक पॉइंट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं दोस्तों एक मैसेज है सब लोगों के लिए कि इस तरीके से के मामले से बचना चाहिए। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो बयान दे रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वो बयान यूं ही नहीं है। इस बयान को आप अमित शाह के इस बयान से लिंक करिए। अमित शाह कहते हैं कि मैं अगले 15 दिन तक बंगाल के चुनाव के लिए बंगाल में मौजूद रहूंगा दोस्तों। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश का गृह मंत्री किसी राज्य के अंदर चुनाव के चक्कर में 15 दिन उस राज्य में रहने का दावा कर रहा है दोस्तों। और कोई गृह मंत्री जो केंद्र का गृह मंत्री है, अगर वो किसी राज्य के चुनाव के दौरान राज्य में मौजूद रहेगा तो आप लोग समझिए कि वो क्या करेगा राज्य के अंदर, क्योंकि उसके पास पूरी पावर होगी आज की डेट में। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ये जो दावा कर रहे हैं कि वो 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहेंगे, ये साफ तौर पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्या करना चाहती है इस बात को सबके सामने प्रकट करता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये मामला काफी संजीदा, काफी संवेदनशील है और ममता बनर्जी जो बोल रही है जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा तर्क है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और जो भी आपको लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है दोस्तों। आरोप यह है कि विधायक ने एक मामले में जस्टिस विशाल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता था। ये पूरा मामला अवैध
अवैध खनन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें विधायक की खनन कंपनी पर 443 करोड़ रुपए के वसूली निकाली गई थी और इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। ऐसे में हाईकोर्ट के जज को प्रभावित करना चाह रहा था बीजेपी का विधायक संजय सत्येंद्र पाठक। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के विधायक के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, इस मामले पर सही से जांच होनी चाहिए कि आखिर वो कितना पैसा जज को ऑफर कर रहे थे और जज ने इस बारे में किस तरीके से एक्शन लिया और कैसे बीजेपी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब देश के अंदर सीएपीएफ जवानों को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही बात पर अपनी राय रखी है। दोस्तों राहुल गांधी ने एक्स के माध्यम से कहा कि असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक ने नक्सली मुठभेड़ के दौरान आईईडी ब्लास्ट में अपना पैर खो दिया। देश की रक्षा में सब कुछ दांव लगा दिया और बलिदान के बदले उनको क्या मिला? 15 साल से अधिक की निष्ठापूर्ण सेवा के बावजूद प्रमोशन नहीं हुआ, अपनी ही फोर्स को लीड करने का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि सभी शीर्ष आईपीएस अधिकारी के लिए यह आरक्षित कर दिया गया है। ये ना सिर्फ एक अफसर की पीड़ा है बल्कि लाखों सीएपीएफ के जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है, इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस चल रहा है। और कांग्रेस के नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस संबंध में कहा कि वर्तमान सरकार इसी अन्याय को कानूनी रूप से स्थायी बनाने पर आमादा हो गई है। कानून लेकर आई है, केवल एक कैरियर रोकने का प्रयास नहीं है, यानी केवल एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास नहीं है, बल्कि उन लोगों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश है जो देश की रक्षा में पंक्ति में आगे खड़े होते हैं। जब उनका मनोबल टूटता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिल जाती है। ऐसे में सीएपीएफ के जवानों का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि नीतियों से होना चाहिए और राहुल गांधी ने कानून को हटाने का वादा किया है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही, सरकार आते ही हम इस भेदभावपूर्ण कानून को समाप्त करेंगे। जो देश के लिए लड़ता है उसे नेतृत्व करने का अधिकार मिलना चाहिए और बात एकदम सही है दोस्तों। सीएपीएफ के जो हेड होते हैं, जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं, उन्हीं को बड़े बड़े पोस्टों पर भेजा जाना चाहिए। किसी आईपीएस अधिकारी को बाहर से लाकर सीएपीएफ का हेड नहीं बनाना चाहिए। ये साफ तौर पर सीएपीएफ में काम करने वाले धुआंधार अनुभव रखने वाले लोगों के साथ में एक अपमान है दोस्तों। इस बात का जितना खंडन किया जाए उतना कम है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा का उपनेता के पोस्ट से हटा दिया गया है। ये फैसला लेने के बाद सियासी हलकों में उन मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई है जो राघव चड्ढा संसद के अंदर उठा रहे थे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल के अंदर राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे थे वो आम जनता से जुड़े हुए थे। चाहे टैक्स का मामला हो या फिर खराब सड़कों का मामला हो या फिर एयरपोर्ट पर महंगा खाने का मामला हो या फिर एसआईपी होल्डर्स की बात हो या मिडिल क्लास परिवारों की बात हो या युद्ध में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उनकी बात हो, प्रदूषण की बात हो, फ्यूल की खपत की बढ़ोतरी को लेकर मामला उन्होंने उठाया था। तो ऐसे कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे जो आम जनता से जुड़े हुए थे। मोबाइल डेटा रिचार्ज को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि रिचार्ज खत्म होते ही क्यों पूरा कनेक्शन कट जाता है जबकि इनकमिंग कॉल तो होनी चाहिए। ऐसे कई सारे मुद्दे थे दोस्तों जो आम जनता के बीच में काफी ज्यादा सराहे जाते हैं और उन मुद्दे को जोर शोर से राघव चड्ढा ने उठाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इनको डेप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया है। ऐसे में देखना यह रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी में रुकेंगे राघव चड्ढा या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि राघव चड्ढा आज नहीं तो कल जरूर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। दोस्तों आम आदमी पार्टी से इनका मोह तो भंग हो ही चुका है और आम आदमी पार्टी के किसी बड़े कार्यक्रम में भी आपको दिखाई नहीं देंगे। जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तभी अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए ये नहीं मौजूद थे, जबकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। इसके बावजूद राघव चड्ढा कन्नी काट रहे थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर। इसे इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर संजीव बालियान ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर फंसा दिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के पहले सियासी रंग चढ़ने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुश्किलें विरोधी दलों से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं के बीच छिड़ी अदावत से और ज्यादा बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे संजीव बालियान पार्टी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव सोम से इनके पंगे चल रहे हैं दोस्तों। इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि 27 के चुनाव में अपना पूरा बदला लेंगे, अपमान का बदला लेंगे। यानी संजीव सोम वर्सेस बीजेपी के नेता संजीव बालियान का मुकाबला 2027 के चुनाव में होगा दोस्तों। यानी बीजेपी के नेता आपस में ही लड़ते हुए नजर आएंगे। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों।